वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म केवल एक है। तो अगर रिप्रोडक्शन कोई एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है और वो फ्यूचर जनरेशन को या फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction we see only one parent, एक ही पेरेंट होता है asexual reproduction में, इसलिए इसको हम यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। वाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन पेरेंट। पहले एक्टिविटी 8.1 पढ़ते हैं। डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो आप 10 ग्राम शुगर को लगभग 100 ml पानी के अंदर आप डिज़ोल्व कर लें। उसके बाद आप इसका 20 ml एक टेस्ट ट्यूब में ले लें। तो हमने क्या किया, 20 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एंड ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट, यानी अब एक हम इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स डालेंगे और उन ग्रेन्यूल्स में क्या है, ईस्ट है। हमें सबको पता है कि ईस्ट क्या है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, और ये सिंगल सेल्ड होता है। तो इसके बाद आपने जब इसमें ईस्ट ऐड कर दिया तो उसके बाद पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ। तो इसके माउथ पर आप लगा देंगे कॉटन प्लग। तो आपने कॉटन प्लग लगा दिया ऊपर माउथ पर। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि अब इसके अंदर कोई भी जो है कंटामिनेंट एंटर नहीं करेगा। तो आप इसको फिर कहाँ रखेंगे, कीप इट इन अ वार्म प्लेस, गर्म जगह पर आप इसको रखेंगे। अब गर्म का मतलब होता है जो लगभग 30 डिग्री के आसपास, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ऐसी जगह पर आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी रैपिड होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आफ्टर 1 to 2 hours put a small drop of yeast culture from the test tube on the slide। तो अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में से आप थोड़ा सा कल्चर निकालेंगे ईस्ट का और उसको आप उसकी ड्रॉप आप स्लाइड पे रखेंगे। एंड उसके बाद फिर आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, कवर स्लिप लगा देंगे, ठीक है। एंड देन आप इसको कवर स्लिप लगाने के बाद कहाँ ले जाएंगे, माइक्रोस्कोप में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्लियर। तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईस्ट के अंदर होती हुई बडिंग। ईस्ट में हो रही है बडिंग। बडिंग मतलब बड फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखिए ये सिंगल ईस्ट सेल है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पेरेंट ईस्ट सेल बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहा है। अब जब इसमें बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है तो उसका मतलब ये रिप्रोडक्शन करने लगा। तो आप देख रहे हो क्या रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो उसका ये जो न्यूक्लियस है, इट इज़ नाउ स्टार्टिंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एंड बड विथ न्यूक्लियस, जो छोटी बड है उसके अंदर वो न्यूक्लियस सेकेंड पार्ट जो है वो चला गया है। तो और ये रहा आपका एक न्यूक्लियस और ये रहा आप दूसरा। इट मीन्स द न्यूक्लियस हैज़ डिवाइडेड। अब उसके बाद फिर आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड कर ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिवाइड। तो देखिए पहले बड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। उसके बाद जब न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देन वी सी द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंड फाइनली ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हम फॉर्म होते हुए देखते हैं। एंड हमें ऐसी चेन भी दिख सकती है ईस्ट सेल्स की। तो हो सकता है एक के बाद एक ये डिवीज़न होते चले जाएं और आपको ईस्ट सेल्स की चेन दिखाई दे। पेरेंट ईस्ट ये रही और साथ में चेन आप देख रहे हो बहुत सारे ईस्ट सेल्स की लगी हुई हैं। तो ये सब क्या है, डॉटर ईस्ट सेल्स हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग इन ईस्ट। तो ये एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है कि देखिए जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तब ईस्ट क्या कर सकती है, जब कंड्यूसिव गुड एनवायरनमेंट मिलता है, यानी जब वार्म टेम्परेचर मिल जाएगा, जब न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ईस्ट कैन स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट कैन परफॉर्म बडिंग।
तो एक्टिविटी 8.1 आपके समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बडिंग इन ईस्ट। तो बडिंग क्या है? बडिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर और सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बडिंग को आप पढ़ेंगे यहाँ पर, बुक में देखेंगे 8.2.4 इसमें आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा के अंदर जो होते हैं रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, मतलब ये तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। ईस्ट कैसा था? सिंगल सेल था, बट हाइड्रा कैसा है? मल्टी सेलुलर है। इसके पास रीजेनरेटिव सेल्स हैं जो दोबारा से पूरे के पूरे हाइड्रा को फॉर्म कर सकते हैं। दीज रीजेनरेटिव सेल्स कैन फॉर्म द होल पेरेंट ऑर्गेनिज्म, it can copy the whole parent organism and can form the whole organism again. So in hydra a bud develops as an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. तो हाइड्रा में क्या होता है हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक बड जो है वो डेवलप हो रही है एज एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब हुआ कि बाहर, बॉडी से बाहर निकलती हुई हमको दिखाई दे रही है, और लगातार सेल डिवीज़न होते चले जाएंगे और बड का साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ आप देखेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे उसके अंदर टेंटेकल्स का डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो गया और वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी ही लगने लगा, बस उसका साइज़ छोटा है। तो दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स। तो मतलब इसका साइज़ छोटा है, बस बाकी ये अपने पेरेंट की कॉपी है। दीज बर्ड्स देन डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो अब आगे चल के क्या होगा, ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद ये सेपरेट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह अपना जो जीवन है वो जिएगा। तो यहाँ पर हमने बडिंग के दो एग्जाम्पल पढ़े। एक तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा, दैट इज़ द ईस्ट, जिसके पास एक सेल था, और फिर हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ द हाइड्रा। दोनों के हमने एग्जाम्पल पढ़े, और ये सिंगल पेरेंट का काम है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज फॉर्मिंग द डॉटर ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज अ asexual reproduction. So now back to activity 8.2. एक्टिविटी 8.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस, जैसे कि राइजोपस। यहाँ पर ब्रेड माउल्ड के बारे में आपसे बात की जा रही है, कॉमन ब्रेड माउल्ड, जिसको हम राइजोपस कहते हैं, कॉमन ब्रेड माउल्ड। तो व्हाट दे से, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड है उसको आप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, मॉइस्ट कर लीजिए, और आप उसको फिर लगभग ऐसी जगह रखिए जहाँ मॉइस्चर हो, जो कूल हो और डार्क प्लेस हो। तो ऐसी जगह जहाँ अंधेरा हो, मॉइस्चर हो, आप उसको रख दीजिए। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसके सरफेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते रहिए डेली। और कब तक देखना है आपको उसको? एक हफ्ते तक आपको देखना है। दिस इज द एक्टिविटी, वेरी सिंपल एक्टिविटी। यू आर प्रोवाइडिंग मॉइस्चर, you are providing appropriate environment for the microorganisms to develop, to reproduce। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कॉमन जो हमारे घरों में और हमारे एटमॉस्फेयर में जो फंगस है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड माउल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ब्रेड माउल्ड है, ये ब्रेड पर या किसी भी फूड आइटम पर आराम से आप ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो होगा क्या आफ्टर 1 वीक? तो आप देखोगे इस तरह से कुछ कलरफुल बॉडीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी ब्रेड पर। आप ये कहें कि ये ब्रेड स्पॉइल होने लगी है, ऐसा आप बोलने लगेंगे, है ना। तो ये स्पॉइल क्यों हो रही है और ऐसे कलरफुल स्ट्रक्चर्स डेवलप क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स डिनोट द प्रेजेंस ऑफ फंगस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के सरफेस पर फंगस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, और ये फंगस ना अपना रिप्रोडक्शन कर रही है। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है? स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन, तो मतलब स्पोर बना रही है फंगस। ओके, तो दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 4-5 days ऑन द ब्रेड। तो इस एक्टिविटी में आपको बताया गया था अबाउट द spore formation. It is another mode of asexual reproduction in which we see spores. You can see here that जो sporangium है वो ऊपर आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रहा, दिस इज द sporangium, sporangium, और sporangium में क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। तो ये राइजोपस है जिसको ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, और ब्रेड माउल्ड में आप देखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो मतलब ये कि नीचे आप देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये माइसीलियम है, और इसके ऊपर आप फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट देख रहे हो। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो व्हेन दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट्स, जब ये बर्स्ट होता है, then the spores come out in the air and then they are free to go in the environment, और फिर इसके बाद ये स्पोर्स जब निकलते हैं इसमें से तो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं हवा में, और जहाँ कहीं भी उनको फूड पार्टिकल्स, फूड आइटम मिलता है या उनको ऐसी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलती है जिसके ऊपर वो आराम से अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं, तो देन दे स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड दे फॉर्म द न्यू माइसीलियम ऑफ द ब्रेड माउल्ड। तो ब्रेड के अंदर देखिए, सपोज ये रहा ब्रेड हमारा, और ब्रेड के ऊपर सपोज एक स्पोर गिरा है आकर के इस तरह से। अब यहाँ ब्रेड के ऊपर इसको फूड मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो माइसीलियम है ये अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी ब्रेड के अंदर, और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये बहुत फैल जाएगी, तब ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, एंड वी सी द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम ऑन द सरफेस। इस तरह वो बाद में फिर वो स्पोरेंजियम बना के बहुत सारे स्पोर्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, और फिर जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा तो ये जो स्पोर्स हैं दे विल कम आउट इन द एयर, एंड ये साइकिल दोबारा चलता रहेगा। तो इस तरह से आप स्पोर फॉर्मेशन होते हुए देखते हैं, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारा ये फंगस है, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that developed on the bread in activity 8.2 are hyphae of the bread mold. तो मतलब ये जो इस तरह से धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स थे, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफे, ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, है ना। एंड दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यू मस्ट रिमेंबर कि ये देखिए, ये ब्रेड के अंदर बहुत सारे हाइफे हैं अलग अलग, और इनका नेटवर्क क्या कहलाता है, माइसीलियम। इनका नेटवर्क क्या कहलाता है, माइसीलियम। ओके, तो हाइफे का नेटवर्क इज माइसीलियम, एंड सिंगल जिससे थ्रेड है इसको क्या बोलेंगे, हाइफे। तो ये जो हाइफे हैं ये रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं है, रिप्रोडक्टिव बॉडी तो उसमें से निकलेगी, ओके, बाद में। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो देखिए, ये आपको ये गोला सा दिखाई दे रहा है, एक स्टिक जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर, एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर गोला दिखाई दे रहा है, दैट इज द ब्लॉब या स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ब्लॉब का मतलब गोला, और ये स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है नीचे, तो ये आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है प्लूरल में, ओके। सिंगुलर में हम बात करेंगे तो स्पोरेंजियम बोलेंगे, और इन प्लूरल भी से स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, मैनी स्पोर्स आर प्रेजेंट that eventually develop into a new rhizopus individuals. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into the contact with the another moist surface and can begin to grow. तो जो स्पोर होता है, जैसे ये सपोज एक स्पोर है, तो इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इट्स वॉल इज टफ which provides the spore protection. तो इससे स्पोर को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, और जब उसको एक अच्छा सरफेस मिलेगा, जैसे कि ये ब्रेड है, सपोज ब्रेड के सरफेस पे आके गिरेगा, देन इट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगल माइसीलियम, और माइसीलियम में बहुत सारे हाइफे आपको मिलेंगे, क्लियर। तो दिस इज द
पोर फॉर्मेशन। ओके, तो एक्टिविटी कहाँ गई हमारी? एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, आई थिंक दिस वन, एक्टिविटी 8.2। तो 8.1 8.2 एक्टिविटी हमने स्टडी कर ली, और इसमें हमने ये स्टडी किया कि देखिए कैसे ईस्ट अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है या कैसे माउल्ड अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरे और मेथड्स भी हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इस वाले नेक्स्ट वाले वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा, उसमें हम और मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।